हेलो फ्रेंड्स, राज क्रिएटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है भाई, और ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक लगता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यार, पहले तो क्या हुआ कि जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस जो थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो कहती है कि ऑल मूविंग मैटर पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड वेव नेचर। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद स्पीड v से, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर भी होता है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। जैसे ये पार्टिकल चल रहा है तो इसका पार्टिकल नेचर तो आपको दिख रहा है कि इसके पास कोई मास है, ठीक है, पर जब ये मूव करता है तो इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव कहते हैं, मैटर वेव। और इस मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, ये भी हमें बताया किसने, डी ब्रोगली ने। ठीक है, मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, ये हमें पता चला लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, या फिर यही इसी को हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/mv। फोटोन के केस में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हम लोग मैटर वेव के बारे में चर्चा करें। तो मैटर वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे करोगे, h प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। mv क्या है, मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्डा बराबर h/mv, इससे आप ना मैटर वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैटर वेव की वेवलेंथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव है, तो इसके लिए अब श्रोडिंगर है, इरविन श्रोडिंगर, और इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव इक्वेशन। ठीक है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यार ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है del 2 xi बाय del x स्क्वायर प्लस del 2 xi बाय del y स्क्वायर प्लस del 2 xi बाय del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हमारे पास है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, जिसको मैटर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये डेल, ये क्या है, ये है इनफाइनाइटेसिमल चेंज। ये क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। जब बहुत छोटा सा चेंज होता है ना, उसको हम ये लिखते हैं बहुत छोटा सा चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज डेल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा XYZ, ये है ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन है। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जब वेव नेचर जब इलेक्ट्रॉन शो करने लगता है तो उसके 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं, XYZ, ये तीनों ओरिएंटेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के होने के, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा H, तो मैं बता चुका हूँ प्लैंक कांस्टेंट है यार, दोबारा बता देता हूँ। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है, इसकी वैल्यू आपको रट जानी है, ठीक है। E क्या है हमारे पास भाई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब टोटल एनर्जी है ना उसको हम कहते हैं E। B क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें कि क्या क्या यहाँ पर कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आपको एक वर्ड जरूर लग सकता है कन्फ्यूजिंग, जो है आप साई, भाई ये ग्रीक लेटर का वर्ड है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है वेव फंक्शन, ठीक है। देखो यार, वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं होता कोई, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता कोई, पर ये इंडिकेट क्या करता है यार, ये साई जो है वो इंडिकेट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैटर वेव का एम्पलीट्यूड। और क्या इंडिकेट करता है, और करता है बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस कैलकुलेट मतलब इंडिकेट करता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर, एम्पलीट्यूड क्या है यार, ये मैटर वेव है, ये जो यार इसकी हाइट हो गई यहाँ से, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मैटर वेव का, वहाँ पर साई की वैल्यू ज़्यादा होगी। और दूसरी क्या इंडिकेट करता है, बाउंड्री सरफेस। यार बाउंड्री सरफेस वो एक सरफेस होता है स्फेयर का, 1s ऑर्बिटल का, अगर मान लो 2s का या 3p का कोई भाई ऑर्बिटल हो, ठीक है, उसमें अगर बाउंड्री सरफेस की बात करो तो देखो बाउंड्री सरफेस वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर हर एक पॉइंट पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ठीक है, वो होता है हमारा बाउंड्री सरफेस। इसको भी हम इसके बारे में बात करेंगे डेप्थ में, पर आप इतना समझो कि साई हमारा इंडिकेट क्या करता है, तो ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस। तो यार ये साई जो है ना यार, ये इंडिकेट क्या करता है, एम्पलीट्यूड, मैटर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस। तो बाउंड्री सरफेस मैंने बता दिया, अब इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में या फिर उसके आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर साई क्या इंडिकेट करता है वो मैंने आपको बता दिया, पर साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका फिजिकल, ठीक है। तो देखो अब भाई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी होगी,
अब इलेक्ट्रॉन एक वेव में है, एक उसके साथ पूरा एक वेव एसोसिएटेड है। अब उस वेव में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, उस वेव में क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है। तो उस हमें अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। अब इलेक्ट्रॉन की कंफर्मेशन नहीं पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर मौजूद है, ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ प्रोबेबिलिटी कम। तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे यार, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर हमें नहीं बता पाए, ठीक है। कैसे पता चलेगी प्रोबेबिलिटी, ये श्रोडिंगर को नहीं पता थी। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे मैक्स बॉर्न, और इन्होंने हमें बताया कि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई जो साई है आपके पास, जो भाई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो। यानी साई की जो मल्टीप्लाई है इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी नॉर्म स्क्वायर ऑफ साई। तो जब साई की मल्टीप्लाई आप उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करोगे, यार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने नहीं पढ़ा होगा अभी मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझिए कि जो साई है उसकी मल्टीप्लाई अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करते हो तो आपको मॉड साई स्क्वायर मिलता है। ये मॉड साई स्क्वायर है यार, मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इतना तो पता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म स्क्वायर साई, ठीक है। अच्छा, साई का नॉर्म स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहो, नॉर्म स्क्वायर ऑफ साई कहो। तो यार यही चीज़ है, यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, वही ये चीज़ बताता है साई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किधर मैक्सिमम है, कहाँ मतलब कि कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो ये हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ पर है, ठीक है, या फिर कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आपने देख लिया, ठीक है। श्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन देख लिया आपने, ठीक है। क्या था, मैंने बताया डेल टू ज़ाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ज़ाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ज़ाई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये था